एक गांव को बचाने वाला हीरो या वर्ल्ड का मोस्ट रूथलेस एसेसन। चलिए जानते हैं वो कौन है। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें नालनी नाम की रिपोर्टर दिखती है जो एक फॉरेन शॉप में रियर इंडियन कॉटन का कपड़ा देखती है। वो हैरान होती है क्योंकि इंडिया में भी इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। लेडी बताती है कि ये रियर कॉटन है जो कि सिर्फ इंडिया के हिल्स में पाया जाता है और गवर्नमेंट ने भी आज तक इसकी कभी मदद नहीं की इसकी खेती बढ़वाने में। लेकिन एक इंसान ने सब बदल दिया। उसने कॉटन की ना सिर्फ खेती करवाई और उसने रियर कॉटन को बढ़ावा दिया और उस इंसान की वजह से आज ये रियर कॉटन मार्केट में है। नालनी जर्नलिस्ट थी, उसे टॉपिक पसंद आता है। वो उस आदमी के ऊपर आर्टिकल लिखती है, लेकिन ये खबर पीएम के पास जाती है और सारे मिनिस्टर जल्दी इस आर्टिकल की पब्लिशिंग रुकवा देते हैं। और नालनी जिस ऑफिस में काम करती थी उसे भी सील किया जाता है क्योंकि नालनी ने गलती से नेशनल सीक्रेट को छेड़ दिया था जिसे गवर्नमेंट हर हालत में छुपाना चाहती थी और नालनी को सस्पेंड किया जाता है। नालनी अब उस आदमी के बारे में जानना चाहती थी जिसे गवर्नमेंट तक इतना डर रही थी। आखिर ऐसा हुआ क्या, ये सब पता लगाने के लिए नालनी उस हिल पे जाती है। वहां हर जगह बस तबाही थी। उसे सहदेव नाम के एक आदमी की मूर्ति दिखती है। एक ओल्ड मैन उस मूर्ति को देख के प्रे करता है। नालनी कुछ समझ नहीं पाते। बाद में वो पुलिस स्टेशन जाती है और हिल के बारे में पूछती है। पुलिस वाला भी डर के मारे कांपता है और इन सब में ना पढ़ने के लिए कहता है वो इंसान नहीं तबाही था। एमएलए भी अभी तक सदमे से निकल नहीं पाया, तुम भी जाओ यहाँ से और इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नालनी हार नहीं मानती, वो एमएलए के पास जाती है। एमएलए खुश होता है इंटरव्यू के नाम से, लेकिन जैसे ही उसे सहदेव के बारे में पूछा जाता है वो कांपने लगता है और जल्दी नालनी को भगाता है। नालनी एमएलए के आदमी को ब्लैकमेल करती है क्योंकि उसके हाथ में लॉकर नंबर का टैटू था जिसमें एमएलए ने अपना ब्लैक मनी छुपाया था और ना चाहते हुए भी एमएलए के आदमी को सच बताना पड़ता है। वो बताता है वो इंसान नहीं था, इस गांव के लिए भगवान था। और हमें सहदेव दिखाया जाता है जो कॉटन की खेती भी करवाता था वहां के लोगों से और कॉटन की फैक्ट्री में कपड़े भी बनाता था जिससे वो आसपास के सारे लोगों को रोजगार देता था और इसलिए लोग उसे काफी मानते थे। गवर्नमेंट ने आज तक कभी गांव वालों की मदद नहीं की थी, ना कॉटन की खेती को बढ़ावा दिया था, इसलिए सहदेव पॉलिटिशियन से नफरत करता था। एमएलए का आदमी चुपके से अपनी पार्टी का पोस्टर सहदेव के घर में डालता है, लेकिन सहदेव निशाना लगा के पोस्टर बाहर फेंक देता है। एमएलए का आदमी लड़ने लगता है। सहदेव नहीं डरता, उसे पॉलिटिक्स से चिढ़ मचती थी। और एक दिन इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन एमएलए के पास आता और कहता है मुझे वो हिल चाहिए, उस हिल के नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में बॉक्साइड है, तुम्हें गांव खाली करवाना होगा, मैं तुम्हें इस काम के 300 करोड़ दे रहा हूँ। एमएलए का आदमी कहता है आप खुद भी तो मार सकते हैं सबको। बिजनेसमैन कहता है मैं लोगों को मार मार के थक गया हूँ, इसलिए पैसे देकर चीजें सॉल्व करना चाहता हूँ और वो एडवांस देता है। एमएलए खुश होकर डील ले लेता है। नालनी हैरान होती है, वो बस में जा रही थी, रॉ ऑफिसर उसे पकड़ता और अपने अड्डे पे ले जाता है और कहता है तुम सहदेव के बारे में मत ही जानो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नालनी कहती है मुझे पता है गवर्नमेंट बॉक्साइड छुपा रही है। ऑफिसर हंसते हुए कहता है अगर बॉक्साइड होता तो ये नेशनल ट्रेजर होता, ना कि नेशनल सीक्रेट। जो चीजें हम छुपा रहे हैं वो इससे कई गुना बड़ी है क्योंकि हम जो छुपा रहे हैं वो ईगल है, वर्ल्ड का मोस्ट रूथलेस असैसिन। और सीन पास्ट में जाता है, रॉ ऑफिसर को मिनिस्टर बुलाती है। ऑफिसर हैरान था क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड में चुपके से काम करता था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे अचानक इंडिया क्यों बुलाया गया। मिनिस्टर बताती है ईगल कई सालों बाद वापस एक्टिव हुआ है, उसने कई सारे इलीगल वेपन्स चोरी किए हैं, उसके पास अभी 10,000 से ऊपर हथियार होंगे। हैरानी की बात तो ये वो इंडिया में क्या कर रहा है। मिनिस्टर प्लान पता लगाना चाहती थी ईगल का और ऑफिसर माफिया से पूछता है ईगल के बारे में। ईगल का नाम सुनते ही माफिया कांपने लगता है और अपने चारों तरफ देखता है क्योंकि ईगल उसे कहीं मार ना दे। और माफिया उसे अपना सीक्रेट बेसमेंट में ले जाता है और बताता है ईगल बहुत खतरनाक आदमी है, उसने कई खतरनाक माफिया गैंगस्टर्स को मारा है, यहाँ तक कि एक बार उसने किसी को अपना टारगेट बना लिया तो उसे कोई नहीं बचा पाया। उसकी शूटिंग इतनी एक्यूरेट है कि उसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता है। और वो माफिया ऑफिसर को ईगल के बारे में ना पता लगाने के लिए कहता है और मिनिस्टर और ऑफिसर एमएलए का पता लगा लेते हैं कि ईगल और सहदेव एक ही हैं और सहदेव ने अपने हिल वाले एरिया में सारे हथियार नक्सल्स और टेररिस्ट से चुरा के अपने पास रखे हैं। नालनी काफी हैरान होती है, वो वापस एमएलए के आदमी के पास जाती है आगे का सच पता लगाने। और सीन पास्ट में जाता है, सहदेव बिजनेसमैन के सारे गार्ड्स को मार देता है। बिजनेसमैन काफी डर जाता है, उसे पता चल जाता है सहदेव कितना खतरनाक आदमी है। वो हिल वाला प्लान छोड़ देता है, सहदेव से माफी मांगता है और जब एमएलए को पता चलता है बिजनेसमैन ने हिल का प्लान छोड़ दिया वो खुश होकर कहता है अब मुझे 300 करोड़ नहीं 3000 करोड़ मिलेंगे। एमएलए सहदेव के पास जाता है, उसके लिए सहदेव गेट नहीं खोलता और जब एक किसान आता है तो एमएलए भी उसके जरिए अंदर चले जाता है और एमएलए सहदेव को कहता है मुझे हिल वाली जमीन चाहिए, मैं सबको अच्छे पैसे दूंगा, मकान और टीवी लगा के दूंगा सारे लोगों को। सहदेव कहता है खेती करके उनका पेट भरता है, इंसान का बॉक्साइड से पेट नहीं भरता। एमएलए हैरान होकर कहता है तुझे तो पता है पूरी बात बॉक्साइड के बारे में।
सहदेव कहता है, ये जमीन खेती के लिए है। अगर तूने यहाँ पे कुछ भी गलत करने का सोचा तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, जितना तूने सोचा भी नहीं होगा। एमएलए गुस्से में जाता है और वो गुंडों को भेजता है सहदेव को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देकर। और सीन पास में जाता है। एमएलए का दूसरा आदमी आता है और डरते हुए कहता है, तूने कहीं नक्सल पद्मा के बारे में तो नहीं बताया? एमएलए का आदमी कहता, नहीं, लेकिन तेरी वजह से जरूर पता चल जाएगा। नालनी पद्मा के पास जाती है जो टीचर थी। वो बताती है, पहले वो एक नक्सलाइट थी और हमें पता चलता है नक्सल्स के हथियार चुराने की वजह से नक्सल सहदेव से बदला लेना चाहते थे। वो टेररिस्ट के साथ हाथ मिलाते हैं। टेररिस्ट भी सहदेव को मारना चाहते थे क्योंकि उनके कई हथियार चोरी हुए थे। इस बार टेररिस्टों ने जीपीएस लगाया था जिनसे उन्हें सहदेव की लोकेशन पता चल गई थी। और पद्मा गरीब मेड बन के सहदेव के पास जाती है। सहदेव देख के ही समझ जाता है ये नक्सलाइट है, लेकिन फिर भी वो उसकी अच्छे से केयर करता है। और दूसरी तरफ एक फेस्टिवल के दौरान एमएलए गुंडे सहदेव को मारने आते हैं, लेकिन सहदेव अपने दोस्त के जरिए आंखें बंद करके गुंडों पर निशाना लगा रहा था। एमएलए का आदमी कहता है, ये चीटिंग है, हम सबके पास तलवार और तुम्हारे पास गन है। सहदेव सारे गुंडों को गंस देता है और एक एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो एमएलए के आदमी के पैर की सारी उंगलियां शूट कर देता है और गुंडों की लाशें देख के एमएलए भी सदमे में चले जाता है और पद्मा सब देख लेती है। वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है जहाँ सहदेव ने अपने सारे हथियार रख रखे थे। सहदेव का दोस्त पद्मा को पकड़ के बांधता है। मिनिस्टर भी अब सहदेव पे हमला करना चाहती थी। नालनी आगे की स्टोरी पता लगाने के लिए बिजनेसमैन को धमकी देती है। बिजनेसमैन बताता है, सहदेव ने मेरे से एक आदमी को जेल से छुड़वाया था जो 10 साल से जेल में था, और वो आदमी सहदेव से बदला लेना चाहता था। और बाद में मिनिस्टर मिलिट्री फोर्सेस भेजती है। ऑफिसर डरा हुआ था क्योंकि मिलिट्री वाले काफी अग्रेसिव थे, इसलिए ऑफिसर पहले खुद केबल वाला बन के सहदेव के घर जाता है। लेकिन सहदेव उसे फोटोज दिखाता है उसकी जब वो माफिया से मिल रहा था। ऑफिसर कहता है, ओह, तुम्हें सब पता है, जितना सोचा तुम मुझसे ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन मिलिट्री वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो 1 घंटे में घुस जाएंगे अंदर। सहदेव हंसते हुए अपने दोस्त को लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए कहता है और मिलिट्री वाले हमला करने आते हैं, लेकिन सहदेव दूर से सबको शूट करता है। वो सबके पैरों में गोली मार रहा था। टेररिस्ट भी आते हैं बदला लेने। सहदेव उन्हें जान से मार रहा था। नालनी एक आदमी से पूछती है, रचना कौन थी और उनके सहदेव से क्या रिलेशन था? आदमी उसे सहदेव के दोस्त से मिलने के लिए कहता है क्योंकि वही कॉटन का काम देख रहा था। और नालनी फौरन जाती है और ढूंढते ढूंढते सहदेव का दोस्त खुद उसके पास आता और कहता है, तुम सहदेव के बारे में क्यों जानना चाहती हो? नालनी कहती है, वो एक तरफ गांव के हीरो और एक तरफ सरकार के दुश्मन, एक ही आदमी दोनों काम कैसे कर सकता है? मैं सबको सहदेव के बारे में बताना चाहती हूँ। सहदेव का दोस्त बताता है, सहदेव बहुत बड़ा एसेसिन था। उसने कई बड़े लोगों को मारा था जिन्हें मारना नामुमकिन था। लेकिन एक दिन सहदेव रचना को देखता है। उसकी वजह से सहदेव अपना टारगेट भूल जाता है और रचना को ही देखता रह जाता है। बाद में कुछ गुंडे रचना से पैसे छीन रहे थे। सहदेव शूट करके उन्हें भी भगा देता है। रचना इंडियन साड़ी और कॉटन को बढ़ावा देना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। सहदेव उसे साड़ी गिफ्ट करता और कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहता है। सहदेव रचना को हर बार बचाता था। रचना को भी सहदेव से प्यार हो जाता है। दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और दोनों शादी कर रहे थे। रचना सहदेव से कहती है, तुम काम क्या करते हो? सहदेव कहता है, मैं गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट में काम करता हूँ। और एक दिन सहदेव गुंडों को रचना के पापा से बचाता है। रचना के पापा पुलिस वाले थे और ये वही थे जिन्हें सहदेव ने बिजनेसमैन के जरिए छुड़वाया था। लेकिन गुंडे रचना के पापा से बदला लेने के लिए रचना को मार देते हैं और सहदेव जल्दी रचना के पास जाता है। रचना मरते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ होते तो आज मैं और बाकी सब बच जाते। मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। रचना प्रेग्नेंट भी थी। सहदेव बहुत उदास होता है। रचना के पापा अरेस्ट होते अपनी बेटी की झूठे मर्डर केस में और सहदेव कुछ नहीं कर पाता। वो टूट गया था। उसे रचना का वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें रचना कह रही थी, उसे काफी अच्छा लगता था कि जब सहदेव लोगों की जान बचाने के लिए हथियार यूज करता था। सहदेव अब तय कर लेता है कि वो सारे हथियारों को गलत हाथों में नहीं जाने देगा, इसलिए वो सारे लीगल हथियार चोरी करता है। और तभी वो जंग लड़ रहा था। मिलिट्री वाले स्मोक बॉम्ब छोड़ते हैं जिससे सहदेव को नहीं दिखता और मिलिट्री वाले उसे शूट करते हैं, लेकिन सहदेव बाहर आकर सबसे लड़ता है। उसने एक मूर्ति में भी हथियार लगा रखे थे जिससे वो सबको शूट करता है। मिलिट्री वाले मिनिस्टर से कहते हैं, हम ऐसे सहदेव को नहीं मार सकते, सब मारे जाएंगे, एयर स्ट्राइक करनी होगी। मिनिस्टर को मानना पड़ता है। सहदेव ऑफिसर और पद्मा को बताता है, हथियार लोगों को बचाने के लिए यूज होने चाहिए, ना कि लोगों को मारने के लिए। पूरी दुनिया में जितनी भी गन्स बनती है उनमें से आधी गवर्नमेंट मिलिट्री के लिए यूज करती है, आधी ब्लैक मार्केट में बिकती है। टोटल 8 बिलियन गन्स है। आज की डेट में हर आदमी को मारने के लिए एक गन है। मैं ये सब रोकना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी गलत हाथों में हथियार जाए जिससे कई लोगों की जाने जाए। रचना के पापा आते और कहते हैं,
मैं ये सारे हथियार वापस भेज दूंगा जहाँ से आए हैं, तेरा सपना तोड़ दूंगा। रचना के पापा सहदेव को मारते हैं। सहदेव कुछ नहीं करता, लेकिन रचना के पापा कहते हैं तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तब सहदेव उन्हें मारता और कहता है मैंने अपनी बीवी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं हर हालत में पूरा करूंगा। और वो रचना के पापा को नहीं मारता। वो कहता है एक जान तुम्हारा इंतजार कर रही है। और एयर स्ट्राइक से पहले सहदेव पद्मा, रचना के पापा, ऑफिसर को निकाल के खुद बेसमेंट में ब्लास्ट करता है और खुद मारा जाता है सारे हथियारों के साथ। नालनी आगे का सच पता लगाने रचना के पापा के पास जाती है। रचना के पापा एक छोटी बच्ची से मिलाते हैं और नालनी को बताते हैं सहदेव ने अपनी बेटी मुझे दे दी। सहदेव ने अपनी बेटी को कभी सच नहीं बताया था कि वो उसके पापा है। उसने यही बताया था कि रचना के पापा उसके पापा है। रचना के पापा कहते हैं सहदेव ने अपनी बेटी मुझे दे दी, जिससे मैंने उसे माफ कर दिया। मेरा गुस्सा शांत हो गया। नालनी कहती है सहदेव ऐसे नहीं मर सकता, जितना मैं उसके बारे में जान पाई हूँ वो ऐसे नहीं मरेगा। पर हमें पता चलता है गवर्नमेंट को सहदेव की लाश कभी नहीं मिली थी और सहदेव अभी भी नालनी को दूर से देख रहा था। और बाद में सबको पता चलता है कि डेनमार्क में अचानक किसी ने कई माफिया गैंगस्टर्स को मार के उनके हथियार चुरा लिए। हमें फिर सहदेव दिखता है जो पूरी दुनिया से इलीगल हथियार खत्म करना चाहता था। और नालनी सहदेव के ऊपर बुक लिखती है। और हमें मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा कि सहदेव कैसे इंटरनेशनल माफिया से लड़ता है हथियार चुराने के लिए। और हमें दिखता है सहदेव मिनिस्टर और ऑफिसर्स को एक लोकेशन भेज के उन्हें सारे चोरी वाले हथियार देता है ताकि वो उनका गलत इस्तेमाल होने से रोक सके। और ये मूवी अभी खत्म हो जाती है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आता तो मूवी आप लोगों के लिए जरूर लाएंगे।